दोस्तों, इस दुनिया में सबसे गहरी मंदी, सबसे बड़ी मंदी जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा रिसेशन 1929 में अमेरिका में हुआ था, जिसको हम आज भी बोलते हैं द वर्ल्ड्स ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। आपको पता है दोस्तों ये रिसेशन क्यों आया था? क्योंकि उस वक्त वहाँ के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी रेगुलेटर नहीं था। बैंक अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा लोन दे सकते थे, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन दे दिए, लेकिन बाद में उस लोन को वो लोग रिकवर नहीं कर पाए। और जब बैंक ने डिफ़ॉल्ट किया तो बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया, लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा करते थे। उस वक्त अमेरिका को ऐसा लगा कि नहीं, बैंकों के ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटर होना चाहिए जो लोगों के पैसे की डिपॉजिट, लोगों के जो पैसे है उसको सेफ रखे और लोगों का भरोसा बना रहे। इसलिए उन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक रेगुलेटर बनाया जो पूरे बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करे और पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान रखे। और उनके जो रेगुलेटर है उनका नाम है फेडरल रिजर्व। दोस्तों, उसको फेड भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या हमारे देश में कोई ऐसा रेगुलेटर है? दुनिया के ज़्यादातर देशों में पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ऐसे रेगुलेटर्स होते हैं जो बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं और बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो हमारे देश में ये काम करता है हमारे पर्दे के पीछे का हीरो आरबीआई। तो आज मैं आपको आरबीआई के नॉन मॉनेटरी फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मॉनेटरी फंक्शंस के बारे में समझाया था और आज मैं आपको नॉन मॉनेटरी फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज, पूरा वीडियो देखना ध्यान से। फर्स्ट है रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी फंक्शन। तो आरबीआई क्या करती है? नियंत्रण रखती है सारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर और ध्यान रखती है, इसलिए तो हमारा और आपका भरोसा बना हुआ है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट्स विच इंक्लूड ब्रांच एक्सपेंशन एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई जो है जितने भी जो भी फाइनेंशियल और मनी मार्केट है पूरा उसके ऊपर नियंत्रण है। जितने भी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस करने का काम करते हैं, उसके ऊपर भी आरबीआई का नियंत्रण है। क्योंकि पैसा जो है, जितनी भी करेंसी है वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसी जितने भी संस्थाएं होती है जो लोगों से पैसे डिपॉजिट करती है और लोगों को लोन देती है, उसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है। और कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी ध्यान रखते हैं और किस तरीके से बैंक्स काम कर रहे हैं, मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, उसके ऊपर भी आरबीआई ध्यान रखती है। सेकंड है प्रमोशनल फंक्शन। देखो दोस्तों, यहाँ पर रेगुलेटरी का मतलब ये होता है सिर्फ रेगुलेशन रखना, ऐसा नहीं होता है। आरबीआई पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड हो, बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम के अंदर आए, ये भी आरबीआई क्या करती है? कंटिन्यूअस एफर्ट लगाती है, कंटिन्यूअस इसके लिए प्रयत्न करती है। तो दूसरा जो है वो प्रमोशनल फंक्शन है। प्रमोशनल फंक्शन का मतलब ये होता है बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करना। दोस्तों, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों, जितने कैश ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होंगे, जितने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं होंगे और जितने कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, उतने हमारे देश में क्या होगा कि एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा बढ़ेगा। जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं होगा दोस्तों, वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में वो बैंक से लोन लेने नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो भी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि उसका अकाउंट ही नहीं है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का हुआ है इस तरीके से कि उनका बैंक अकाउंट नहीं होता था, लेकिन जब भी उनको एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो करनी होती थी, उनको फार्मिंग अपने फार्म में जब उनको कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करना होता था तो उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो वो लोग लोन लेने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड थे। जैसे कि साहूकार के पास जाते थे, जमींदार के पास जाते थे, अपने रिलेटिव्स के पास जाते थे और पैसे लेते थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अकाउंट में भी गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, जो हिसाब होता है उसमें भी गड़बड़ी करते हैं। तो इसीलिए जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं होता है उसका एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ने पर वो जब बाजार से, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट से पैसे लेके इंटरेस्ट पर, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा, कैश में ट्रांजैक्शन होने से ब्लैक मनी का प्रपोर्शन बढ़ता है। और तीसरी बात, कैश में ट्रांजैक्शन होने से हमें पूरे देश में कितने एग्जैक्टली ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पता नहीं चलते हैं, और हमारे देश के एक्चुअल जो रियल नेशनल इनकम है वो हमें पता चलती नहीं है।
तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए आरबीआई क्या करती है, लोगों में बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम के अंदर आए ताकि एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और देश में भी हम एक्चुअल जो नेशनल इनकम है और देश के जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है वो हम जान सके। तो इसलिए आरबीआई प्रमोट भी करती है, आरबीआई एडवाइस भी देती है, सजेशन भी देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग जो है सर्विसेज वो गाँव में आप एक्सपांड कीजिए। जितने भी बैंक है सबको सजेशन एडवाइस देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड, क्योंकि शहर में तो ज़्यादातर ये फैसिलिटीज़ मिलती है, सर्विसेज मिलती है, गाँव में ये जो फैसिलिटीज़ है बैंकिंग की वो कम मिलती है। तो आरबीआई उनको सजेस्ट करती है कि आप अपनी ब्रांच को एक्सपांड करो और खास करके रूरल एरियाज़ में एक्सपांड करो, ताकि जो छोटे किसान हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं जिनको छोटा उद्योग स्टार्ट करना है, उन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सके। तो आरबीआई बैंकों को प्रमोट भी करती है। तो प्रमोशनल फंक्शंस, इवन टुडे देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया वू डू नॉट होल्ड अ बैंक अकाउंट। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका अकाउंट नहीं है। दे डिपेंड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट फॉर देयर क्रेडिट नीड्स। जब भी पैसा चाहिए तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ऊपर वो निर्भर होते हैं। मेक बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स इन कैश रादर देन बाय चेक्स, ओइंग टू विच it is difficult to know the exact value of transactions taking place in the country। हमारे देश में फिर अगर ज़्यादातर अगर हम लोग बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, मतलब बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन ज़्यादातर कैश से होंगे और इससे क्या होगा कि जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पता हमें चलेंगे नहीं। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मनी और अराइव द एक्चुअल फिगर ऑफ नेशनल इनकम। इससे हमें हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो भी एग्जैक्टली पता नहीं चलेगी और हमें एक्चुअल नेशनल इनकम पता नहीं चलेगी, क्योंकि ब्लैक मनी होगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड ही नहीं होंगे। Hence, RBI tries to create banking awareness among people, encourages branch expansion in rural areas and promotes setting up of cooperative banks in the interest of the people। इसलिए RBI लोगों में बैंकिंग के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। ब्रांच एक्सपांशन के लिए उनको सजेशन देते, एडवाइस देते, मदद भी करते RBI बैंकों को, और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी लाइसेंस देते, कोऑपरेटिव बैंक्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो, ऐसा करते हैं आरबीआई, ताकि लोगों के हित के लिए, लोगों के भले के लिए आरबीआई ये काम करती है। इट मेक्स एफर्ट्स टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। आरबीआई इसलिए ये प्रयत्न करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से दूर रहे। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट मतलब क्या, जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड मतलब जिसका रेगुलेटर है आरबीआई, जिसमें सारे रूल्स है, उस रूल्स के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है, सबको रूल्स मानने ही पड़ेंगे आरबीआई को। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में। इसलिए जब भी लोन की रिक्वायरमेंट हो और अगर हम बैंक में जाएंगे तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। लेकिन हम अगर अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जमींदार है, साहूकार है, रिलेटिव्स है, किसी के पास से ब्याज के ऊपर पैसे लेते हैं, हम ब्याज से पैसे लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आरबीआई ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आए। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में, तो किसानों को ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में लेने के लिए ज़रूरत है। तो आरबीआई बैंकों को प्रमोट करने का भी काम करते हैं, सिर्फ स्ट्रिक्टली उनके ऊपर सिर्फ डंडा नहीं चलाते, सिर्फ उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं लेते, लेकिन उनको प्रमोट भी करते। थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी देश को अगर डेवलपमेंट करना है, फास्ट ग्रोथ और फास्ट डेवलपमेंट करना है, तो उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आज से 30 या 40 साल पहले इंडिया और चाइना डेवलपमेंट के जो फेज थे वो सेम टू सेम थे। वो भी विकास की प्रक्रिया में जितने आगे थे, हम भी उतने ही आगे थे 30-40 साल पहले। लेकिन आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बन गया है दोस्तों? क्यों चाइना हमसे इतना आगे निकल गया है? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंकिंग सिस्टम में आने चाहिए और बैंकिंग सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे कानून बनाना स्टार्ट कर दिए थे उस वक्त से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आए, बैंक अकाउंट ओपन करें और अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में रखें। अब दोस्तों, बैंक में पैसे रखने से होता क्या है कि बैंक में जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा पैसे वो लोग लोन दे पाएंगे। जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतने ही बैंक वाले क्या कर पाएंगे, लोन दे पाएंगे। तो जितने पैसे हम बैंक में ज़्यादा जमा करवाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा बैंक क्या करेगी, और ज़्यादातर बैंक लोन किसको देते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन देते हैं।
तो हम लोग जितने पैसे जमा करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा क्या कर पाएगी बैंक। ये जो नए नए बिजनेस जिसको स्टार्ट करने, जिसके इंडस्ट्री जिसको एक्सपांड करना है, उन सबको बैंक क्या करती है, लोन देती है। इससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। चाइना ने आज से 30-40 साल पहले यही किया और हमने भी 2016 में कुछ इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े। 2014 में 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें गरीब से गरीब इंसान एक भी रुपये बिना अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, उसके अलावा उसको ओवरड्राफ्ट भी मिलता है कुछ महीने के अंदर। और जिन्होंने 26 जनवरी 2016 के पहले 26 जनवरी 2017 के पहले जो बैंक अकाउंट जिन्होंने ओपन करवाया होगा, उनको तो लाइफ इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है और प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है वो भी फ्री में मिली होगी। ये सब इस तरीके के प्रयत्न है कि जिससे गरीब से गरीब इंसान भी क्या करे, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आए। अब आप बोलोगे सर गरीब से गरीब इंसान बैंकिंग सिस्टम के अंदर आएगा तो क्या उसको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हमारे देश में जो करप्शन है, पहले हमारे देश में गवर्नमेंट जो भी सहाय करती थी, गवर्नमेंट गरीबों को जो भी मदद करती थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू पहुंचती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपये दे तो सिर्फ 10 रुपये ही गरीब तक पहुंचते थे, बाकी के 90 रुपये जो थे वो बीच के डिपार्टमेंट वाले करप्शन की वजह से क्या करते होते थे, वो 90 रुपये बीच के डिपार्टमेंट वाले मतलब करप्ट लोग होते थे और वो अपने आप रख लेते थे, अपने पास रख लेते थे और वो ब्लैक मनी क्रिएट होता था। ठीक है, तो अब ऐसा ना हो कि 100 रुपये में से सिर्फ 10 रुपये ही गरीबों को मिले, ऐसा ना हो। 100 रुपये में से पूरे 100 रुपये गरीबों को मिले तो डायरेक्ट ही गरीबों के पास पैसे पहुंचने चाहिए। और डायरेक्ट पैसे पहुंचाने का एक ही माध्यम है कि उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट ही क्या करेगी, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। और आज हमारे देश में यही हो रहा है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की। दूसरी बात, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि डिमोनेटाइजेशन अच्छी बात नहीं है। नहीं दोस्तों, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत थी। हमारे देश में ज़्यादातर कैश में ट्रांजैक्शंस होते थे और उसकी वजह से आप देखो कितना सारा ब्लैक मनी, खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो नेता लोग होते थे, उनके पास बहुत ब्लैक मनी था और कैश पे ही पूरी इकोनॉमी चल रही थी, जो बहुत ही गलत बात थी। क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए हमारे देश में 2015 में, आप सब लोगों को पता होगा, 2016 में 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे सब लोगों को पता होगा, यारे भाइयों और बहनों, पता है ना क्या हुआ था उस दिन, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और ये डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था ताकि हमारी हैबिट अच्छी हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्या करें, बैंक में जमा करें। तो इसीलिए हमारे देश का स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज होने में शुरुआत में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद देश बहुत ही जल्दी से ग्रो होता है, बहुत जल्दी से डेवलपमेंट होता है। चाइना ने 30-40 साल पहले से ये बदलाव करना स्टार्ट किए थे। आज वो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया ने भी ऐसे बदलाव करना स्टार्ट कर दिए हैं 5-10 सालों से। इसलिए इंडिया भी आने वाले समय में बहुत ही आगे निकल जाएगा। इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, विश्व गुरु के तौर पर, और सबसे आगे हमारा देश होगा। हमने ऐसे बदलाव करना स्टार्ट कर दिए, स्ट्रक्चरल चेंज करना स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों याद रखना, एक ऐसा देश जहां पर आर्थिक विविधता, अमीर गरीब, ग्रामीण शहरी भिन्नता, गांव में भी लोग रहते हैं, शहर में भी लोग रहते हैं, ऐसे देश में जब भी कोई चेंज आता है, बहुत बड़ा रिफॉर्म आता है, सुधार आता है, तो ये ज़रूरी है कि हर तबक्के के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और इसका फ़ायदा मिलने के लिए सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर यही लिखा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ये होगा कि सर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम के अंदर शामिल करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया इज अ कंट्री विद ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड रूरल अर्बन डिवाइड, एंड हेंस व्हेनेवर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स and changes come about, it is necessary that people and economic units of all segments receive benefits of such changes। हमारा देश आर्थिक विविधता, ग्रामीण शहरी भिन्नता वाला देश है। तो जब भी कोई बहुत बड़ा चेंज या रिफॉर्म, सुधार आए तो ये जरूरी है कि सब लोगों को इसका फायदा मिले। फॉर सच इंक्लूजन आरबीआई कंटिन्यूअसली मेक्स एफर्ट्स इन बैंकिंग स्फीयर, और इसके लिए आरबीआई कंटिन्यूअस बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का काम करती है। इट प्रोवाइड्स स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज टू ऑल प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। आरबीआई स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड
करती है। जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, छोटे उद्योग है, सेल्फ एम्प्लॉयड है जो अपना खुद का कुछ छोटा स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, ट्रेडिशनल और कॉटेज परंपरागत और गृह उद्योग है, उन सब के लिए आरबीआई बहुत कम इंटरेस्ट पर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, बैंकों को सजेशन करके, बैंकों को एडवाइस देकर। It also makes efforts to increase information flow and enhance awareness regarding banking among the masses. आरबीआई लोगों में बैंकिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करते हैं और उसकी एडवर्टाइज भी आती है आरबीआई की कि अपना ओटीपी कहीं पर शेयर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। In the present times, RBI manages the Prime Minister's जनधन योजना। जो जनधन योजना आई थी 2014 में, 2014 में, उसको पूरा मैनेज करने का काम आरबीआई का था। आरबीआई also works towards protecting the interest and rights of customers। पूरी दुनिया में कोई भी बैंक में आपका अकाउंट, पूरे इंडिया में कोई भी बैंक में आपका अकाउंट और बैंक आपकी बात सुन नहीं रही हो, बैंक ने आपके साथ कुछ गलत किया है और बैंक आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो आप आरबीआई में क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और आरबीआई उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएगा ताकि वो बैंक ऐसा करे नहीं। तो आरबीआई पूरे भारत के जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक के, उन सबके हितों की रक्षा करता है। It publishes all types of banking related information and statistics as well as experts articles in order to promote research related to banking and monetary improvement in the country। हमारे देश में monetary improvement हो, बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा मिले, इसलिए नए नए रिसर्च हो, इसको बढ़ावा मिले, इसलिए आरबीआई क्या करती है, अपने वेबसाइट के ऊपर क्या करती है, पूरा डेटा रखते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। कोई भी इसको क्या कर सकता है, इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। On the RBI website people can get free access to such information। बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ये है नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखना, कोई भी देश को, अगर किसी भी देश को बहुत जल्दी से ग्रो और डेवलप करना है या तो डेवलपमेंट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को जल्दी से जल्दी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा, तो ही वो देश जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएगा या डेवलप कर पाएगा। हमारा देश भी इसी दिशा में है, हम भी बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ ही रहे हैं और बहुत जल्दी से हम विश्व गुरु के पद पर होंगे और लोगों को राह दिखाएंगे, जो अभी भी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये है आरबीआई पर्दे के पीछे के हीरो के 3 फंक्शंस। आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। आज के लिए रखते हैं हम इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।